हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से पंजाब का एक प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे जो कौन सा वाला आता है, पटवारी पेपर 2023। इसके बारे में बात करेंगे और जो भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे उनके बारे में बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आए हुए थे हमारे पास जब हमने पंजाब पटवारी का पेपर देखा था पिछले साल का, पर कोई बात नहीं, मैं आपको इसके साथ और फैक्ट जोड़ के दिखाऊंगी ताकि आप और चीजों को आगे साथ में जोड़ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन तो ये बना कि कोई सिविलाइजेशन रहकर गई है जिसका नाम है हड़प्पा, और हड़प्पा का अदर नाम हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, इंडस वैली, इजिप्शियन है, वैदिक सिविलाइजेशन है ये, या फिर हमारे पास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो पहले इसका पूरा ब्रीफ इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जब भी आप बात करते हैं किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जब भी आप बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आपको याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही दूसरा नाम क्या है हमारे पास। तो इसका दूसरा नाम हमारे पास आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या नाम आता है बेटा इसी का, तो आपको याद रखना है, इसी को हम कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एक क्वेश्चन तो हमारे पास बन ही गया, आंसर भी हमारे पास आ ही गया। अब अगर हम बात करें बच्चे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ध्यान रखना है जो ये टर्म थी कि नाम देंगे इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये नाम किसने दिया था, तो आपको याद रखना है द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज गिवन बाय जॉन मार्शल। किसने दी थी ये टर्म, तो आपको याद रखना है किसने दी थी ये टर्म, जॉन मार्शल। ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम रेडियो कार्बन डेटिंग की माने, तो इसका टाइम पीरियड लगभग माना जाता है 2500 से लेकर, ठीक है ध्यान रखेंगे आप, 2500 बेटा, ये 2500 से लेकर 1750 BC तक का सारा टाइम पीरियड किसका कंसिडर किया जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं या इंडस की बात करते हैं या इससे हम हड़प्पा की बात करते हैं, आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि कैसे ये सिविलाइजेशन नजर में आई। तो क्योंकि जब अंग्रेज भारत में थे और तब वो अपनी कम्युनिकेशन लाइंस को बिछा रहे थे, और उन्हीं कम्युनिकेशन लाइंस के दौरान उन्हें क्या मिली थी, एक सिविलाइजेशन मिली थी जिसका नाम निकल कर के आता है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन। अंग्रेज़ों ने पूरी कोशिश करी कि जैसे तैसे करके ये सिविलाइजेशन उभर कर ना जाए। क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर रूल कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स, और एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इंडिया में रहकर गई है जिसके बारे में आप सबने पढ़ा होगा। तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन और उभर कर ना आ जाए और इन भारतीयों का मनोबल ना बढ़ जाए, इसीलिए उन्होंने क्या करा था, इसे पूरी कोशिश करी थी दबाने की, पर यह दबेगी नहीं, याद रखना है। और एक बहुत ही बड़ी सिविलाइजेशन हमारे इंडिया में रूल करके जाएगी जिसका नाम क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बना यहां से हमारे पास कि टर्म किसने दिया था, तो क्या टिक करेंगे, जॉन मार्शल ने दिया था। अगर हमसे पूछेगा इसका टाइम पीरियड क्या है, तो आप याद रखेंगे 2500 से लेकर 1750 BC तक इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसी का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या क्या आता है ये भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नॉर्थ में ये कहाँ तक फैली हुई थी, तो कई बार किताबों में मांडा भी लिखा हुआ है और कुछ किताबों में मांडू भी लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं है, मांडा मांडू एक ही बात है। कहाँ पर आएगा आपके पास ये जगह, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में, मतलब जम्मू कश्मीर से ऊपर ये लोग नहीं गए होंगे, जम्मू कश्मीर के मांडा शहर तक हमें इनके प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा साउथ में देखें तो साउथ में कहां तक थे ये, तो आपको याद रखना है दाइमाबाद, और दाइमाबाद प्रेजेंट डे कहां पर आता है, तो आपको याद रखेंगे कहां पर आता है, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें किस साइड की, अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में कहां तक फैली थी ये सिविलाइजेशन, तो उस जगह का नाम आता है सुख्ता गेंदौर। और ध्यान रखना है जब आप सुख्ता गेंदौर की बात करते हैं, ये इंडिया में नहीं आता, ये बलोचिस्तान वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, सुख्ता गेंदौर। और जब आप ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट में ये सिविलाइजेशन
आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर कहां पर आता है बच्चे? प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में आता है, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। मतलब इन्हीं 4 बाउंड्रीज के बीच में एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन फ्लरिश करके गई, उसका नाम क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है सबके पास? पहला क्वेश्चन क्या बनाया मैंने आपके पास यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही दूसरा नाम है हड़प्पा, या हड़प्पा का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हमने एक क्वेश्चन और क्या बनाया कि ये टर्म किसने दी थी? तो ये टर्म देने वाला कौन था? जॉन मार्शल था। अगर रेडियो कार्बन डेटिंग की माने तो रेडियो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग क्या आता है इसका टाइम पीरियड? तो आपको याद रखना है 2500 से लेकर 1750 BC। और अगर हमें पूछ ले इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कौन कौन सा पॉइंट है, तो हमें ये क्लियर रखना पड़ेगा और हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके साथ अदर फैक्ट्स में और जोड़ देती हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी मिले और आपको एक क्वेश्चन गड़बड़ करके ना आए यहाँ से, है ना। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में और अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है बच्चे कि इंडिया की, अगर आप इंडिया की बात नहीं कर रहे हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली सील किसे मिली थी? मैं समझाती हूँ आपको इजी भाषा में। देखिए अगर हमसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली मोहर किसे मिली थी? मोहर समझते हैं, मोहर मतलब हो गया सील। सील में क्या लिखे हुए थे बेटा? 6 लेटर्स लिखे हुए थे, याद रखना है। और प्लस उसमें क्या बना हुआ था? बैल बना हुआ था। ये सील सबसे पहली बार किसको मिली थी? तो आपको याद रखना है किसे मिली थी? अलेक्जेंडर कनिंघम को मिली थी। और इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को कब मिली है? तो ये भी आप क्लियर रखेंगे 1853-54 के आसपास इन्हें मिली थी। और इसीलिए हम अलेक्जेंडर कनिंघम को और किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम जानते हैं फादर ऑफ, ध्यान रखना, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इन्हें कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, निकल गया एक और क्वेश्चन। अब इसके साथ और क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं और क्या क्या हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए बेटा ये क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों रखा गया? पहला क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, अब इसके नाम के बारे में बात कर लेते हैं। 2-4 नाम जो बनते हैं वो मैं आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, एक नाम क्या बड़ा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब एक एक करके बात करते हैं, पहला समझते हैं। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या आता है बच्चे? हड़प्पा। इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा था? क्योंकि अगर सोचा जाए और देखा जाए तो पहली साइट टू बी डिस्कवर्ड, ध्यान रखना है, पहली साइट जिसे डिस्कवर किया गया था वो कौन सी थी बच्चा? तो आप याद रखेंगे हड़प्पा थी। ये आपको यहाँ पर पॉइंट क्लियर रखना है। और हड़प्पा को कब ढूंढा गया था? तो 1921 में से ढूंढा गया था, याद रखेंगे आप। और मतलब किसने ढूंढा था इसे? तो बड़ा एक नमोनिक सा बना लो, राम जी की दया से। तो राम जी की दया से आप वहाँ पे टिक कर लेंगे, दयाराम साहनी। क्या टिक करेंगे आप? दयाराम साहनी ने किसे फाउंड करा था बच्चा? तो आपको याद रखना है हड़प्पा को फाउंड करा था। इसीलिए सिंधु का नाम, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा भी आ जाता है। और इसी को हम और किस नाम से जान लेते हैं यहाँ पे? इंडस वैली भी कह लेते हैं। एक और पॉइंट, अगर हमसे पूछा जाए हड़प्पा प्रेजेंट डे कहाँ पर है, तो हमें याद रखना है प्रेजेंट डे कौन सा एरिया कवर करती है? पाकिस्तान कवर करती है। और अगर हमसे पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो नदी का नाम आप क्या टिक करके आएंगे? तो नदी का नाम आप टिक करके आएंगे रावी नदी। क्लियर हो गया? इसी के साथ इसका और भी अदर नाम है। अब दूसरे नाम पे चलते हैं और देखते हैं। दूसरा नाम है बच्चा, इसे मेलुहा भी कहा जाता है। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही मेलुहा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मेलुहा? क्योंकि क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। मेलुहा हमने नहीं कहा इन्हें मेलुहा, तो इन्हें किसने कहा था? मेसोपोटामिया के लोगों ने, या मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन ने इन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहा था? मेलुहा। और क्यों कहा होगा? क्योंकि बेटा इनका ट्रेड व्रेड चलता होगा उनके साथ। ठीक है, ट्रेड बहुत एक लंबा चलता था, तो शायद उस सेंस में कुछ नाम दिया होगा। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, जब आप मेसोपोटामिया की बात करते हैं, मेसोपोटामिया भी बहुत बड़ी सिविलाइजेशन रहकर गई है और ये 2 नदियों के पास रही है। उसमें से एक का नाम आता है यूफ्रेटस, याद रखेंगे आप, और दूसरी का नाम आता है टिग्रिस। क्या नाम आता है यहाँ पे? टिग्रिस। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी के साथ इसी सभ्यता का तीसरा नाम क्या आता है बेटा हमारे पास? तो इसका तीसरा नाम आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें ये किस नदी के आसपास फ्लरिश हुई है, तो आपको याद रखना है इंडस प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास कौन सी सिविलाइजेशन फ्लरिश होकर गई है? तो आपको याद करना है सिंधु घाटी सभ्यता फ्लरिश होकर गई है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पर अदर नेम भी सीखे,
मेलुहा किसने कहा है इन्हें? मेसोपोटामिया के लोगों ने। और मेसोपोटामिया कौन सी दो नदियों के पास सिचुएटेड है? जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता किसके आसपास सिचुएटेड है? सिंधु नदी प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास है, वैसे ही मेसोपोटामिया किसके पास आती है? यूफ्रेटस और टिग्रीस के पास आती है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए, ये तो क्लियर हो गया आपके पास, इंडस वैली। जब हम बात करते हैं इजिप्शियन की, इजिप्शियन कौन सी नदी का, इजिप्शियन सिविलाइजेशन कौन सी नदी के किनारे है? नाइल रिवर के किनारे। और नाइल वर्ल्ड की, मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताया, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी आती है हमारे पास? तो हमें याद रखना है नाइल रिवर आती है। और अगर हम बात करें इजिप्ट की तो याद रखेंगे आप, आपके चंडीगढ़ पुलिस का क्वेश्चन था कि इजिप्ट को और किस नाम से जानते हैं? तो इजिप्ट को सिटी ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप एक से कितने क्वेश्चन बना सकते हैं ये आपके ऊपर है, और आप कैसे सीख सकते हैं ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब देखिए सील की बात करी थी अभी हमने, सील किसे मिली थी पहली बार? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इस पगले को लगा होगा कि यार क्या है सील, ये क्या है, मोहरे मोहरे, इसने उठाई और जोर से आगे फेंक दी। इसको लगा कि क्या इंपॉर्टेंस होगा सील का, पर आने वाले टाइम पे जब सिंधु घाटी सभ्यता को फाउंड किया गया तब इस पगले को याद आया होगा कि अच्छा ये सील तो मुझे भी मिली थी। ठीक है, तब फिर जाकर ये पूरा का पूरा सिलसिला शुरू होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। बेटा वैदिक कोई सिविलाइजेशन नहीं है ना, वैदिक कल्चर आएगा अपने पास, और मेसोपोटामिया मैंने भी आपको वहां पर बता दिया, यूफ्रेटस और टिग्रिस आता है। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके साथ का कि और हम क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं जो आप ही के पंजाब के पेपर में आ चुका है। जैसे अब थोड़ा सा मैं इसे मिटा देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, है ना। चलो अब मैं मिटा दूँ इसको ज़रा सा। देखिए बेटा एक चीज़ आपको और सिखा देती हूँ, है ना। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ पे ये नहीं मिटा रही मैं, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए जब हम बात करते हैं किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी सीख लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तो हमें समझना है कि इस सभ्यता की दो राजधानियाँ भी थी। तो वो दो राजधानी में से, इसमें से एक कैपिटल सिटीज़ थी इनकी। तो कैपिटल सिटीज़ कौन कौन सी थी? तो आपको याद रखना है, एक नाम आप याद रखेंगे हड़प्पा बच्चा, और एक आप याद रखेंगे मोहनजोदारो। क्या याद रखेंगे आप? मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो की जब आप बात करते हैं, इसे किसने फाउंड करा है? तो इसे फाउंड करने वाले थे R.D. बैनर्जी, और आप इन्हें राखल दास बैनर्जी भी लिख सकते हैं, पर ना ही लिखो, इतना ही आसान याद रहेगा। और कौन सी नदी के किनारे था ये वाला? तो इंडस नदी के किनारे था। ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा सेकंड हम बात करें, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है सिविलाइजेशन का? तो इस सिविलाइजेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है बच्चा? इसका अर्बनाइजेशन। क्या इसका बहुत फेमस है यहाँ पर? तो आपको याद रखना है इसका अर्बनाइजेशन फेज, क्योंकि यही तो है बेटा जो इसको अपने आप में एक यूनिक बनाता है। इसके पैरेलल चलने वाली अदर सिविलाइजेशन में भी वो फैसिलिटीज या वो पैरामीटर्स नहीं थे, या वो अर्बनाइज्ड नहीं थी जितनी अर्बनाइज्ड हमें कौन दिखती है? सिंधु घाटी सभ्यता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम पोर्ट सिटीज की बात करें, पोर्ट बच्चा, पोर्ट बंदरगाह की बात कर रही हूं, ठीक है, तो उसमें से एक आ जाएगा आपके पास लोथल। और लोथल कहाँ पर आता है बच्चा? गुजरात में। ध्यान रखेंगे आप ही के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पेपर में क्वेश्चन था, कहाँ पर आता है? गुजरात में। और कौन सी नदी के किनारे है? तो नदी का नाम आ जाएगा भोगवा। रिवर कौन सी आ जाएगी बेटा? भोगवा। और लोथल कहाँ पर आता है? लोथल आता है बच्चे गुजरात में। और लोथल क्यों फेमस था? तो लोथल फेमस था किसके लिए? डॉक यार्ड के लिए। डॉक यार्ड मतलब नेचुरल जगह जहाँ पर शिप वगैरह खड़ी होती हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और भी बहुत सारी पोर्ट सिटीज है, बस मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो पेपर में देखे गए क्वेश्चन है और जो आपके पास एज इट इज आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था आपके पास पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत पता लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ और अगला देखते हैं। अगला आता है हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करने वाला कौन हुआ? नंद रूलर्स हुए, समुद्रगुप्त हुआ, अशोका हुआ, या चंद्रगुप्त मौर्य हुआ? देखिए बच्चा जब हम नंद रूलर्स की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, नंद रूलर्स में अगर हम बात करें तो दो ही इंपॉर्टेंट राजा हैं। उसमें से एक राजा का नाम है महापद्मानंद। क्या नाम है इसका? महापद्मानंद, जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। ध्यान रखेंगे आप, महापद्मानंद के पास बहुत बड़ी सेना थी। और इसी का बेटा था, बेटे का नाम क्या था? धनानंद। क्या नाम था बेटा बेटे का? धनानंद। ये आपको
यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य एम्पायर का फाउंडर कौन है। बहुत सस्ता सा क्वेश्चन है, पर फिर भी हम फैक्चुअल जोड़ेंगे बेटा, बिना फैक्चुअल जोड़े आपको कोई फायदा नहीं है इस चीज का, समझिए। तो मैंने कहा नंद रूलर्स में पहला राजा कौन होगा, महापद्मानंद। सेकेंड इंपॉर्टेंट राजा कौन होगा, धनानंद। तो ध्यान देते हैं और ध्यान से इस पॉइंट को यहां पर समझते हैं। मतलब जब मगध में, ध्यान देना, मगध कहां पर आता है बच्चा, मगध आता है बिहार में, जगह का नाम है बिहार में आएगा। तो यहां पे सबसे पहला रूलर मतलब नंद डायनेस्टी का कौन सा रूलर बैठा हुआ था, महापद्मानंद। फिर कौन आया होगा बच्चा यहाँ पे, तो फिर कौन आया होगा यहाँ पे, धनानंद आया होगा। कौन आया होगा बच्चे, धनानंद। और धनानंद के पैरेलल, ध्यान दो, धनानंद के पैरेलल यहां पे कौन आ चुका है, तो यहां पर आ चुका है अलेक्जेंडर। कौन आ चुका है बेटा, अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है, मतलब कौन किसके पैरेलल है, जब मगध में कौन रूल कर रहा होगा बेटा, ध्यान देंगे, जब मगध पे रूल कर रहा होगा धनानंद, तो धनानंद के पैरेलली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कौन आ चुका होगा, अलेक्जेंडर आ चुका होगा, ठीक है। अब अलेक्जेंडर से क्या क्वेश्चन बनता है वो अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, समझिए। तो मैंने क्या कहा, जब मगध पे रूल कर रहा था धनानंद, तो वहां पर कौन आ चुका था, अलेक्जेंडर। और इसी धनानंद को अपने पापा से विरासत में एक बहुत बड़ी, ऐसा कह सकते हो, सेना मिली थी। और उस सेना को मेंटेन भी किसने किया हुआ था, धनानंद ने किया हुआ था। तो मतलब अगर अलेक्जेंडर आगे बढ़ता, अगर अलेक्जेंडर यहां पे अगर मान लो झेलम नदी को पार कर चुका था, ब्यास को पार कर लेता और आगे की तरफ बढ़ता, तो उसकी लड़ाई किसके साथ कंटिन्यू होती, धनानंद के साथ। पर अलेक्जेंडर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसकी सेना मना कर देती है कि भाई साहब बस करिए, भाई बहुत लड़ चुके हैं आप हमसे और नहीं लड़ा जाता, ठीक है। तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, याद रखना है आपने, जिसकी वजह से कौन यहां पर पावर में रह जाएगा, धनानंद। और धनानंद को उखाड़ फेंकेगा कौन, अब क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। धनानंद को उखाड़ फेंकेगा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन उखाड़ फेंकेगा इसे, तो आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य इसे उखाड़ फेंकेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य अकेले ऐसा कर लेगा, बिल्कुल नहीं, किसकी हेल्प से काम करेगा, चाणक्य। किसकी मदद से करेगा, चाणक्य। और इसी चाणक्य को हम और किस नाम से जानते हैं, इसी को हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम, तुमने देखा ना फेसबुक इंस्टाग्राम में एक चोटी वाला आदमी ऐसे उंगली करके खड़ा होता है, हाँ वो यही तो है चाणक्य, ठीक है। उसके अलावा इन्हीं को हम और किस नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं। तो इनका रियल नेम क्या था, आपको याद रखना है, इनका रियल नेम था विष्णुगुप्ता। और इन्हीं को चाणक्य और इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है। ये क्लियर हो गया आपके पास। और ये कहाँ के फिलोसोफर थे, तो तक्षशिला के। कहाँ के थे, तक्षशिला के। ये भी आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको पहले ये वाली बात समझ में आई होगी कि मगध कहां पर आता है, बिहार में। रूल कर रहा था महापद्मानंद। महापद्मानंद के मरने के बाद उसके बेटे ने उसे सक्सीड करा, और इस बेटे को किसने उखाड़ फेंका, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब हमें ये बातें कहां से पता लग रही है बेटा, कहां से पता लग रही है, तो किताब का नाम है विशाखा दत्त, सॉरी विशाखा दत्त नहीं, ऑथर का नाम है विशाखा दत्त। और विशाखा दत्त की किताब है, किताब का नाम है मुद्र राक्षस। क्या किताब का नाम है, मुद्र राक्षस। इस किताब से हमें पता लगता है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे उखाड़ फेंका होगा, यहां से किसे उखाड़ फेंका था, धनानंद को उखाड़ फेंका था। आई थिंक क्लियर हो गया आपके पास। बेटा विशाखा दत्त ऑथर है ना, मैं लिख देती हूँ छोटा सा यहाँ पे, ये कौन है बच्चा, ऑथर है। और ऑथर की जो ये किताब आती है आपके पास, कौन सी आती है, मुद्र राक्षस। आई थिंक क्लियर है बच्चा आपके पास यहाँ तक का। क्लियर हो गया। तो फाउंडर कौन हुआ इस डायनेस्टी का, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम मौर्य डायनेस्टी की टाइम पीरियड की, मैं चंद्रगुप्त की बात नहीं कर रही हूँ, मौर्य डायनेस्टी की अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो 322 BC से लेकर 185 BC तक। अच्छा बच्चे, कुछ किताबों में डेटा थोड़ा सा आपको अलग भी मिल सकता है, तो कोई घबराने की बात नहीं, हमें पूछेगा नहीं, पर चलो थोड़ा बहुत हम सीख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। अब इस डायनेस्टी पे रूल करने वाले कितने इंपॉर्टेंट राजा हुए, तो आपको याद रखना है, सबसे पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा गद्दी पर आएगा, बेटे का नाम होगा बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे का नाम होगा अशोका। क्या नाम होगा बेटा, अशोका। और ये वही अशोका है जिससे रिलेटेड आप ही के इस पटवारी के पेपर में अगला क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो इनके बारे में भी बात करते हैं, समझते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक का। और लास्ट इंपॉर्टेंट राजा कौन होगा इस डायनेस्टी का, तो आपको याद रखना है कौन होगा बच्चे,
बृहद्रथ। तो मौर्य डायनेस्टी का लास्ट इंपॉर्टेंट राजा कौन था, तो आप क्या टिक करेंगे, बृहद्रथ, इसका नाम आप यहाँ पर टिक करेंगे। आई थिंक क्लियर है बच्चे यहाँ तक आपके पास, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका और कौन था लास्ट यहाँ पे, बृहद्रथ, ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ एक दो चीजें और जोड़ के बता देती हूँ, है ना, बता देती हूँ मैं आपको, रुको, है ना, ये मिटा दूं पहले एक बार। आप आई थिंक अपने नोट्स पे लिखते रहते होंगे, ठीक है, लिखते भी होंगे साथ में आप, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही मिलता जुलता किसी और पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कोई गड़बड़ ना कर आएँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं और थोड़ी सी एक दो चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं, है ना। चलो देखो बेटा, सबसे पहला एक और बात हम समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया लास्ट इंपॉर्टेंट राजा कौन था, तो लास्ट इंपॉर्टेंट राजा कौन था बच्चे, बृहद्रथ था। अब इस बृहद्रथ को भी तो किसी ने खत्म किया होगा ना, मारा ही होगा। तो आपको याद रखना है बच्चे, बृहद्रथ को मारने वाला कौन हुआ, तो बृहद्रथ को मारने वाला हुआ पुष्यमित्र शुंग। कौन था बेटा इसे मारने वाला, पुष्यमित्र शुंग। और कौन था ये एक, तो ये इसी का मंत्री था, बृहद्रथ का ही कमांडर इन चीफ भी कह सकते हो आप इसे। कौन था ये, इनका कमांडर इन चीफ था। और इस कमांडर इन चीफ ने अपने मालिक को मार दिया, और मारने के बाद किसकी स्थापना करी थी, तो आपको याद रखना है, शुंग डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी बच्चा, क्या टिक करेंगे आप यहाँ पे, इसकी स्थापना किसने करी थी, बृहद्रथ ने। आई थिंक क्लियर हो गया ये वाला आपके पास, ठीक है। अब बृहद्रथ ने, सॉरी, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। अब करंट अफेयर जोड़ के दिखाती हूँ आपको इसके साथ का। इसी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में एक ऑथर रहकर गया है जिसका नाम है पाणिनि। क्या नाम है इसका, पाणिनि। और पाणिनि की किताब का नाम है, अच्छा पाणिनि भी कहते हैं इसे, पाणिनि भी, जो तुम्हारा दिल करे, है ना। इनकी किताब का नाम है अष्टध्यायी। क्या नाम है बेटा इसका, अष्टध्यायी। आपको ये क्लियर रखना है। और इन्हीं की याद में कह सकते हो ये कौन हुए, तो ये एक संस्कृत ग्रामेरियन हुए। कौन हुए यहाँ पे, तो ये कौन हुए आपके पास, संस्कृत ग्रामेरियन हुए ये अपने पास, मतलब संस्कृत ग्रामर की भारी नॉलेज थी। और उनकी जो किताब है जिसका नाम है अष्टध्यायी, ये भी इसी से डील करती है, याद रखना है। और बेटा एक बात और क्लियर रखना, इन्हीं की याद में हम क्या मना रहे हैं, संस्कृत डे मना रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, कौन सा डे मना रहे हैं, संस्कृत डे। और एक पॉइंट और क्लियर रखोगे, संस्कृत जो है हमारा 8वां शेड्यूल जो है उसमें से, शेड्यूल में से, बेटा मैं स्पेलिंग थोड़ी गलत भी लिख सकती हूँ, देख लेना, है ना। तो 8वें शेड्यूल का भी क्या बन जाती है आपके पास, पार्ट बन जाती है, ठीक है। आपको याद रखना है संस्कृत के बारे में भी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपके पास एक क्वेश्चन। और संस्कृत डे हम कब मनाते हैं, तो आप याद रखेंगे हर साल 19 अगस्त को। आपको करंट अफेयर में पढ़ाया भी गया था, बताया गया था, हर साल 19 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, संस्कृत डे भी मनाते हैं। और संस्कृत का कॉन्ट्रीब्यूटर किसे कहा जाता है, पाणिनि को कहा जाता है। आपने ध्यान रखना है, किसे कहा जाता है बच्चे, पाणिनि को कहा जाता है या पाणिनि को कहा जाता है, आपकी इच्छा है जो आप इसे बुलाना चाहें, ठीक है। क्लियर है सबके पास। अच्छा एक और बात, एक और क्वेश्चन सीख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ कहां पर हुई थी, तो इनकी डेथ हुई थी, जगह का नाम था श्रवण बेलागोला। क्या था जगह का नाम बेटा, श्रवण बेलागोला। नहीं भूलेगा, ऐसे अटपटे नाम नहीं भूलते हमें, बेलागोला बेलागोला करके याद कर लेना। और ये बेलागोला कहां पर आता है बच्चा, कर्नाटका में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और, इन्होंने अपने मरने से पहले कौन से धर्म को चुन लिया था, तो आपको याद रखना है किस धर्म के फॉलोअर बन चुके थे ये, तो किस धर्म के फॉलोअर बन चुके थे, जैनिज्म। और इनको जैनिज्म में कन्वर्ट किसने करवाया था, तो किसने कराया था, भद्राबाहु ने करवाया था। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। किसने करवाया था, भद्राबाहु ने इन्हें कन्वर्ट करवाया था। तो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ बनने वाले जो जो फैक्चुअल हम जोड़ सकते थे वो हमने यहाँ पर जोड़ लिए हैं, ठीक है। चलिए अगला बढ़ता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड आता है वेयर इज सांची स्तूपा सिटुएटेड। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या आपके पास है। यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे जम्मू, भोपाल, चेन्नई और जयपुर, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन निकालते हैं। जयपुर को किस नाम से जानते हैं, तो जयपुर को जानते हैं पिंक सिटी के नाम से। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद चेन्नई की बात करते हैं, तो चेन्नई का पुराना नाम क्या आता है बेटा, मद्रास आता है। और इसी मद्रास में इंडिया की पहली, ध्यान देंगे, इंडिया की फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी बनी थी। तो आप मुझे बताएंगे कब बनी थी म्यूनिसिपैलिटी, कहां पर बेटा, मद्रास में, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है जम्मू। चलो जम्मू कश्मीर तो अब यूटी बन चुका है, और कब बना यूटी, तो 2019 में, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। अब क्या आंसर बचता है अपने पास, भोपाल। और भोपाल कहां पर आता है बच्चे, मध्य प्रदेश में। कहां पर आता है, मध्य प्रदेश में। और जब आप बात करते हैं किसकी, सांची स्तूपा की, सांची स्तूपा कहां पर है बेटा, तो आप याद रखेंगे
रखेंगे सांची स्तूपा कहाँ पर आता है, भोपाल में आता है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। अब पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, ये स्तूपा क्या होता है बेटा, ठीक है। तो स्तूपा क्या है बच्चे, ऐसे समझते हैं, स्तूपा एक बरियल माउंड है, ब्यूरियल भी कह सकते हैं या बरियल, जो भी आप कहते होंगे, ठीक है। क्या बोला जाता है इसे बरियल माउंड भी कहा जाता है, जिसमें जिसमें ये जो मॉन्क्स लोग होते थे, जो भिक्षु लोग होते थे, उनके अवशेषों को, अवशेष मतलब उनके रेलिक्स हो गए, रेलिक्स के साथ साथ आपको याद रखना है उनके एशेज मतलब राख को भी रखा जाता था, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो माउंड होते थे इस प्रकार के बरियल माउंड, जिसमें क्या रखा जाता होगा, उनके अवशेष, और क्या रखे जाते होंगे, जैसे जलाने के बाद जो राख बचती है उस राख को भी यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है सांची स्तूपा किसने बनवाया था, क्वेश्चन अब देखते हैं यहां से, सांची स्तूपा किसने बनवाया था, पहला क्वेश्चन, ठीक है। सांची स्तूपा बनवाने वाला कौन हुआ बच्चे, तो आपको याद रखना है अशोका हुआ। किसने बनवाया था, अशोका ने। और अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि अशोका मौर्य डायनेस्टी का तीसरा इंपॉर्टेंट राजा है, मौर्य डायनेस्टी का तीसरा इंपॉर्टेंट राजा है। कब बनवाया होगा बच्चे इसने, तो आप याद रखेंगे 3rd सेंचुरी BC में बनवाया था, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। किसने बनवाया था, अशोका ने। और कहां बना है बच्चे, इसके बाद ये कहां बना हुआ है, तो आप याद रखेंगे कहां पर बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कौन सी जगह आपको दिख रही है, यहां पर भोपाल दिख रही है, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा 1989 में, ध्यान देंगे आप, 1989 में इसी सांची स्तूपा को किसके अंदर डाल दिया गया था, तो यूनेस्को साइट के अंदर इसे कंसीडर किया गया था, ये भी आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। किस में डाल दिया गया था बच्चा, यूनेस्को साइट में। आप मुझे बताएंगे, वैसे आप कमेंट्स करते नहीं हैं, ठीक है, आप बाकी चीज़ें तो मुझे बताते हैं, पर आप ये नहीं बताते हैं कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया होता है, आप मुझे बताएंगे एट प्रेजेंट कितनी यूनेस्को साइट्स है इंडिया में, ठीक है। और ये जो हम बरियल माउंड पढ़ रहे हैं, इस बरियल माउंड के साथ एक आते हैं क्या असम में भी कुछ ऐसा है, मोईदाम नाम का जो बरियल माउंड्स हैं, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलो अब अगला देखते हैं, इसके बाद अगला क्या बन सकता है, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन ये भी हमें क्लियर हो गया। और आज जो हमारे पास 200 रुपये का नोट आता है, ठीक है, जो इंडियन करेंसी का 200 का नोट आता है बेटा, उसमें भी हमें क्या दिखता है, यहाँ पर उसमें भी हमें सांची स्तूपा देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो तो एक और क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया, इसके साथ क्या क्या बन सकता था, ठीक है। चलिए आगे आता है अपने पास, वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह कब और कहां से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से समझते हैं और जो जो फैक्ट बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चा, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, 1857 समझते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन, इसी को किस नाम से जानते हैं, तो इसी को सिपाही म्यूटनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, सिपाही म्यूटनी, मतलब सिपाहियों के द्वारा किया गया विद्रोह क्या कहलाता है आपके पास, सिपाही म्यूटनी कहलाता है। इसी को ध्यान देंगे आप, इसी को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया है कुछ लोगों के अकॉर्डिंग। कुछ लोग तो नहीं मानते हैं इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पर आप याद रखेंगे कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इसे क्या कहा गया है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और बोलने वाले ऐसा कौन है, वीडी सावरकर, क्या था इनका नाम, वीडी सावरकर। अब आपके असिस्टेंट का पेपर हुआ था इस साल का पंजाब का, वहां से क्वेश्चन निकाल लो। वीडी सावरकर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी, और आपके पेपर में अभी ये क्वेश्चन था, आपको यकीन नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं, ये जो 2024 का जो आपका सीनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था वहाँ पर क्वेश्चन था कि वीडी सावरकर का, ध्यान रखेंगे आप, वीडी सावरकर की ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो भारत माता सोसाइटी, सॉरी भारत माता नहीं, अभिनव भारत सोसाइटी, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा इस रिवोल्ट की अगर हम बात करें, इसमें मुगल एम्परर कौन था, तो आपको याद रखना है इसमें मुगल एम्परर कौन था, तो आप याद रखेंगे मुगल एम्परर कौन था, बहादुर शाह टू था। कौन था बेटा, बहादुर शाह टू, ठीक है। और इसी बहादुर शाह टू को और किस नाम से जानते हैं, जफर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसे बहादुर शाह टू और क्या कह देते हैं हम, कई बार इसे जफर भी कह देते हैं। अगर हम बात करें कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का सिंबल क्या था, तो सिंबल था बच्चे लोटस
एंड ब्रेड, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। सिंबल क्या था इसका, लोटस और ब्रेड इसका सिंबल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इस समय पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आंसर बदल जाएगा और आंसर आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इस समय क्या था अपने पास, आपको याद रखना है क्या था अपने पास, ये गवर्नर जनरल था। क्लियर हो गया एक और क्वेश्चन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के साथ साथ यहां पर अगर हमसे पूछा जाए रिवोल्ट कहां से स्टार्ट हुआ था, तो रिवोल्ट एक्चुअली में कहां से स्टार्ट हुआ था बेटा, तो स्टार्ट तो खैर बहुत जगह से हो चुका था, पर मेरठ से इसने पीक पकड़ी थी और कौन सी डेट को, तो आप याद रखेंगे 10 मई 1857 को आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब पहला क्वेश्चन हमने क्या सीखा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का ही दूसरा नाम है सिपॉय म्यूटनी, इसी को कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसके द्वारा, वीडी सावरकर। और वीडी सावरकर की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, क्या नाम था उस ऑर्गेनाइजेशन का, अभिनव भारत सोसाइटी, जो आपके असिस्टेंट के पेपर में पूछी गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें रिवोल्ट ऑफ 1857 का सिंबल क्या था, तो आप याद रखेंगे इनका सिंबल क्या था, लोटस एंड ब्रेड। और उसके अलावा इस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ था, तो रिवोल्ट मेरठ से शुरू हुआ था, और मेरठ से कब शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को, ठीक है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन हमने बात कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा पार्टिसिपेंट कौन कौन है, तो दिल्ली से एक आप देख सकते हैं, चलो बनाई देती हूँ मैं, तुम्हारे पास ये वाला भी है ना, ताकि तुम्हें क्लियर रहे, है ना। चलो देख लेते हैं इसके साथ और क्या क्या बन सकता है, कौन कौन इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट बता देती हूँ, सारे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, थोड़े से आपको बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में आ सकते हैं और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट कौन कौन हमें देखने को मिलते हैं वो समझते हैं। पहला देखते हैं, ठीक है। पहले आता है दिल्ली बच्चा, तो दिल्ली से कौन थे, तो आपको याद रखना है दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह जफर। कौन थे बेटा यहाँ पे, बहादुर शाह जफर, आपको याद रखना है। और जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ये वही बहादुर शाह जफर हैं जिनके टाइम पीरियड पे क्या स्टार्ट होगा, रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बहादुर बेचारे अकेले तो नहीं थे, क्योंकि 82 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति कितना ही लड़ लेगा बच्चे, तो इनके साथ कौन है, इनका कमांडर, और कमांडर का नाम क्या आता है, बकत खान। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और इनके पोतों को जो है वो मार दिया गया था, कहाँ पर, तो इनके पोतों को मार दिया गया था दिल्ली के खूनी दरवाजे पे, आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड आता है बच्चे हमारे पास कौन सा वाला एरिया, कानपुर। कानपुर से कौन थे, तो कानपुर से थे कौन बच्चा, नाना साहेब। कौन थे कानपुर से, कानपुर से रिवोल्ट को लीड करने वाले कौन थे, नाना साहेब। और जब आप नाना साहेब की बात करते हैं, ये नाना साहेब कौन है, तो आपको याद रखना है ये नाना साहेब एडॉप्टेड बच्चे हैं, एडॉप्टेड सन है। और एडॉप्टेड सन किसके हैं ये, तो आप याद रखेंगे एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू। किसके बेटे थे बच्चा, ये बाजीराव टू के थे। एक तो बाजीराव 1 है ना, वो मस्तानी वाला, उसकी बात नहीं कर रहे हम बाजीराव 2 की बात कर रहे हैं, बाजीराव 2 जो मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा तीसरी, अच्छा नाना साहेब का रियल नेम क्या है, तो इनका रियल नेम था धोंदू पंत। क्या याद रखना है आपने, धोंदू पंत। और एक बात और क्लियर रखनी है बच्चा कि नाना साहेब पकड़े नहीं गए थे, माना जाता है कि नाना साहेब कहाँ भाग गए थे बच्चा, तो नाना साहेब भाग गए थे कहाँ पे, नेपाल। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा तीसरी जगह आती है कौन सी वाली आपके पास, झांसी। जब आप झांसी की बात करते हैं तो बेटा हम कभी नहीं भूल सकते रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है। कौन थी यहाँ पर पार्टिसिपेंट, रानी लक्ष्मीबाई। और लक्ष्मीबाई अपने बेटे को क्या करना चाहती थी, गद्दी पर बैठाना चाहती थी, पर उनका बेटा भी अडॉप्टेड बेटा था इनका, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक और है तांत्या टोपे। कौन आते हैं यहाँ पे इनके साथ, तांत्या टोपे। और तांत्या टोपे का रियल नेम हमसे पूछा जाता है, ध्यान देंगे आप, तांत्या टोपे का रियल नेम आपसे पूछा जाता है, तो इनका रियल नेम है रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम आता है बेटा इनका, रामचंद्र पांडुरंग। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। ये आता है इनका नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला चौथी कौन सी जगह आ जाती है, चौथी हम बात करते हैं लखनऊ, ठीक है। बेटा बहुत भारी पैमाने पे ये खेला गया था रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, पर हम कुछ ही सिलेक्टिव जगहों को पढ़ते हैं जहां पर ये ज्यादा वॉयलेंट रहा है ना। तो आता है कौन सा वाला आपके पास, लखनऊ। लखनऊ से कौन थी लड़ने वाली, तो बेगम, ध्यान रखेंगे आप। हजरत महल, ध्यान रखेंगे हजरत महल। और ये भी बच्चा पकड़ी नहीं गई थी, ये भी कहाँ भाग गई थी, नेपाल में। कहाँ भाग गई थी बेटा, ये नेपाल में, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। और इनका बेटा भी था, बेटे का नाम था बिरजिस कादिर। क्या था बेटे का नाम यहाँ पे, बिरजिस कादिर। ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857 के
ने जिन्होंने कहाँ पर पार्टिसिपेट करा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करा है। ठीक है, चलो इतना याद रखो, कभी आपको लगेगा तो मैं और चीज़ें बता दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड गांधी यूज्ड सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा सीरियसली लेंगे तो आपको पहला क्वेश्चन तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर कि कहाँ पर इंडिया में किया था, साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका, इंग्लैंड। इंग्लैंड से तो वो अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर आए हैं। ठीक है, ध्यान दो, इंग्लैंड से तो वो क्या कर आए हैं बच्चा, अपनी पढ़ाई पूरी कर आए हुए हैं। ध्यान देते हैं, देखो समझो, गांधी जी अपनी लॉ की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से कब लौटेंगे, ये तो 1891 में लौटे हैं। तो इंग्लैंड में तो हो ही नहीं सकता सत्याग्रह। बेटा तुम्हें लगता है अंग्रेजों के शहर में जाकर हम बोल रहे हैं सत्याग्रह सत्याग्रह और अंग्रेज हमें बड़ा प्यार कर रहे हैं, वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। साउथ अमेरिका तो चलो ये तो कंसेप्ट से ही हट जाता है। फिर कौन सा आता है, साउथ अफ्रीका, क्योंकि 1893 से लेकर 1914 तक गांधी जी कहाँ एक्टिव हैं, तो गांधी एक्टिव है कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में ही लॉन्च करेंगे ना बेटा पहला वो यहाँ पे, तो समझो। और इंडिया में वो कब एक्टिव है, इंडिया में वो एक्टिव है 1915 से लेकर 1948 तक। ठीक है, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा गया होता तो वैसा तो कायदे से इसका आंसर बनना था चंपारण सत्याग्रह। क्यों, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह हमें देखने को मिलता है। और कब शुरू किया गया था, 1917 में बच्चे, और कहां पर, बिहार में। ये मैं आपको क्लासेस में भी कल बता चुकी हूं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। अब समझिए, तो 1893 से 1914 तक वो कहां पर है, वो साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में भी आप उनके टेन्योर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आप उन्हें नाम दे सकते हैं, उनका मॉडरेट फेज कह सकते हैं, क्योंकि गांधी को भी शुरू में भ्रम ही था कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं और जो अंग्रेज हम पे रूल कर रहे हैं वो बहुत, मतलब जो हम पे रूल कर रहे हैं वो बहुत दुष्ट हैं, जो इंग्लैंड में बैठे हैं बहुत अच्छे हैं। इंग्लैंड वालों को अगर सब कुछ बताया जाए तो वो हमारे बारे में सोचेंगे। तो ये उनको भी भ्रम था, जैसे हमारे मॉडरेट्स को भी भ्रम था। तो मॉडरेट फेज हो गया। और मॉडरेट फेज उनका कब से कब तक रहेगा, तो 1893 भी लिखते हैं, 1894 भी लिखते हैं, 1906 तक ये उनका कौन सा फेज रहेगा वहां पे, मॉडरेट फेज। और उसके बाद आता है उनका कौन सा वाला फेज वहां पे, पैसिव रेजिस्टेंस वाला फेज आएगा। ध्यान रखना आपने, ठीक है। और पैसिव रेजिस्टेंस की आप जब बात करते हैं तो इसी को सत्याग्रह फेज कहा जाता है। तो अब मुझे बताओ जरा सा, कायदे से उन्होंने सत्याग्रह कहां पे स्टार्ट करा, इंडिया में स्टार्ट करा या फिर वहां स्टार्ट करा है साउथ अफ्रीका में। तो आंसर क्या बनेगा बेटा, इसका साउथ अफ्रीका बनेगा, क्योंकि वहीं पे शुरू करेंगे ना। और 1906 से लेकर 1914 तक गांधी जी वहां पर एक्टिव रहेंगे। ठीक है, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो गांधी जी को साउथ अफ्रीका में भी हम दो सेक्शन में पढ़ते हैं। एक कौन सा आता है इनका मॉडरेट फेज, और एक कौन सा आता है बच्चे यहाँ पर आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका, सॉरी पैसिव रेजिस्टेंस वाला। तो पहली बार उन्होंने जो सत्याग्रह यूज करा होगा वो 1906 में किया होगा। क्यों बेटा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जब तक वो मॉडरेट फेज है ना, मॉडरेट में तो अंग्रेजों की अर्जी लगा रहे हैं गांधी जी भी कि भाई आप हमारी बात सुनिए, आप हमारी बात प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ये सब कर रहे हैं वहां पर अगर आप बात करते हैं किसके बारे में, अगर आप बात करते हैं सत्याग्रह के बारे में, तो वो तो 1906 से शुरू होता है। और 1906 से लेकर 1906 में भी क्यों शुरू होगा, क्योंकि 3 बिल आए थे। 3 बिल में से एक था बच्चे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ध्यान देंगे, एक का नाम क्या आता है, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, याद रखना है आपको। एक आता है इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट, इन सब के खिलाफ गांधी जी ने आवाज उठाई थी। एक आता है इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट आ जाएगा आपके पास, और तीसरा आ जाएगा आपके पास पोल टैक्स। ठीक है, क्लास में आपको बताया हुआ है मैंने, पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। ठीक है, तो इन तीनों के खिलाफ भरपूर तरीके से कौन पार्टिसिपेट करेगा वहां पे, साउथ अफ्रीका पे गांधी जी। और गांधी जी को भी आइडियोलॉजी समझ में आ जाएगी कि अंग्रेज भाई सीधी उंगली से निकलने वाला घी नहीं है, तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो गांधी जी यहाँ पे क्या लॉन्च करेंगे बच्चा, सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। आई थिंक आपको ये बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। अब इनके साथ एक दो चीजें और सीख लेते हैं गांधी जी के साथ कि क्या क्या हमारे पेपर में बन सकता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आपका ASI का पेपर हुआ था आई थिंक, या आपका SI का पेपर हुआ था, मैं भूल रही हूँ, वहां पर एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को भी गांधी जी के साथ ही जुड़ता है वो क्वेश्चन, तो वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ साथ साथ में, आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए जब हम बात करते हैं बेटा गांधी जी की, ठीक है, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, हम सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 को इनका
जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था बेटे? पोरबंदर में हुआ था। और पोरबंदर कहाँ पर आता है बच्चे? गुजरात में आता है। ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है? क्लियर हो गया। अब 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज, आपको याद रखना है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। मैं आपको करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ, ठीक है? क्या मनाते हैं हम? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाते हैं। किस दिन? जिस दिन गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया। अब एक और बात, इसी 2 अक्टूबर 2014 को हमने क्या लॉन्च करा था? स्वच्छ भारत अभियान। क्या लॉन्च करा था बच्चे? स्वच्छ भारत अभियान हमने यहां पर लॉन्च करा था 2014 के आसपास, ठीक है? क्लियर है आपके पास ये वाला भी क्वेश्चन? अब अगला समझते हैं, इसके साथ सेकंड क्या बन सकता है हमारे पास क्वेश्चन गांधी जी को लेकर? सेकंड बन सकता है बच्चे कि जब हम बात करते हैं 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहां वापस आ गए थे बेटा? इंडिया वापस आ गए। तो इंडिया में जब वापस आएंगे तो उसको भी तो कुछ ना कुछ, भाई देखो भाई, इतना बड़ा हीरो था उस समय पे, ठीक है? गांधी पूरे हीरो थे। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। और कहां लौटे हैं? अब इंडिया में लौटे हैं। तो भाई इज्जत तो होगी ना थोड़ी सी। तो इनकी याद में जब ये लौटे हैं वहां से, तो एक बात और, इंग्लैंड से आ चुके थे अपनी पढ़ाई पूरी करके। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका से वो जो है आपको कहां देखने को मिलेंगे? एक्टिव रहे वहां पर, हमारी साउथ अफ्रीका की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे। और उसके बाद फिर कहां पर एक्टिव होंगे? इंडिया में। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहां से वापस आ चुके हैं? साउथ अफ्रीका से वापस आ चुके हैं। और कहां वापस आए हैं बच्चा? इंडिया में। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। और 9 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज एनआरआई डे। क्या मनाते हैं हम? एनआरआई डे। और इसी को भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस, जो आपका दिल करे, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस भी कहा जाता है, ठीक है? क्लियर हो गया आपके पास? अब एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है यहां से? तीसरा इनके साथ देख लेते हैं। तीसरा क्या बनता है? इन्हें फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। इन्हें फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? तो आपको याद रखना है, फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? भाई सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है? आपको यहां पर याद रखना है। अब सुभाष चंद्र बोस की याद में कौन सा डे मनाते हैं? पिछले करंट अफेयर में आपको, करंट अफेयर नहीं, आई एम सो सॉरी, पिछली जो वीडियो थी PSSB की इवनिंग शिफ्ट की, वहां पर भी बताया था। और एक आपको बताया था कि उनकी पार्टी भी थी जिसका नाम क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये भी मैं आपको करा चुकी हूं, ठीक है? चौथी अगर हम बात करें बेटा यहां पर, इन्हीं को हम बापू के नाम से भी जानते हैं, सबको पता है, ठीक है? इनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं। पांचवा फैक्ट हम क्या सीख सकते हैं कि इन्होंने अगर आप बात करें, इन्होंने ही, अगर हम बात करें, इनको केसरे हिंद का टाइटल भी मिला हुआ था। कौन सा टाइटल मिला था? केसरे हिंद। और 1915 में इन्हें यह टाइटल दिया गया था। और देने वाला कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था बच्चे? लॉर्ड हार्डिंग टू। और इस केसरे हिंद के टाइटल को वो कहां पर छोड़ेंगे? आपको मैंने बताया था, जब कौन सा वाला इंसिडेंट होगा अपने पास? जलियांवाला बाग मैसेकर होगा, तभी अपने इस टाइटल को यहां पर छोड़ देंगे, ठीक है? क्लियर है आपके पास यहां तक का? उसके अलावा एक दो चीज़ें और सिखा देती हूँ आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, ताकि आप कोई गड़बड़ ना करें अपने पेपर में। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? चलो आप ही के नंबर बन जाएंगे। चलिए देखते हैं इसके साथ और क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं बेटा यहाँ पे, है ना? देखो, एक इनकी बुक है बच्चे जिसका नाम है हिंद स्वराज, तो आपको भूलनी नहीं है। इनकी किताब आती है हिंद स्वराज, और ये कब की किताब है? 1909 की। एक इनकी अखबार है, ध्यान रखना आपने, इंडियन ओपिनियन। कौन सी अखबार आती है बच्चा? इंडियन ओपिनियन। और अगर मैं नहीं हूं तो ये 1903 के आसपास की होगी। इंडियन ओपिनियन की जब हम बात करते हैं, इंडियन ओपिनियन अखबार कब की है बच्चा? 1903 की है। ये भी आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने एक अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, विद ट्रुथ, ठीक है? तो ये आ जाएगी इनकी, क्या आपके पास? ऑटोबायोग्राफी आ जाएगी। और इनकी डेथ कब हुई है? तो ये भी आप सीख सकते हैं। कब हुई थी इनकी डेथ? आप सबको पता है, नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी। 30 जनवरी 1948 को किसकी डेथ हो गई थी? गांधी जी की डेथ हो गई थी। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं इस दिन हम? शहीद दिवस। अब आप में से कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि शहीद दिवस तो हम 23 मार्च को भी मना रहे हैं। बिल्कुल, कायदे से तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहीद दिवस है, पर इनकी डेथ एनिवर्सरी को भी ये मनाया जाता है, ठीक है? चलिए, हो गया आपके पास यहां तक का। आई थिंक आपको इसके साथ फैक्ट सीखने को मिल गए होंगे, ठीक है? चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जब मैंने PSSB की आपकी सबसे पहली वीडियो बनाई थी, उसी वीडियो में मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन क्लियर करा था। मैंने आपको कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस बनकर आएगी कब? 1885 में। और जब आप बात करते हैं 1885 में, उसके अंदर कांग्रेस के जो अधिकारी होंगे वो अपने आप ही दो सेक्शंस, दो गुटों में बंट जाएंगे, और उसमें से एक गुट का नाम होगा नरम दल और एक गुट का नाम होगा गरम दल। मैंने आपको बताया था जब भी आपको एक्सट्रीमिस्ट को याद करना है, ठीक है, जब भी आपको एक्सट्रीमिस्ट को याद करना है तो आप कैसे याद करेंगे? लाल, बाल और क्या याद रखेंगे आप यहाँ पर? पाल, ठीक है। उसके अलावा एक नाम आप और देख सकते हैं यहाँ पे, औरोबिंदो घोष का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जरा सा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया उसके साथ ऑप्शन मैच करिए। लाला लाजपत राय वॉज नॉट अ मॉडरेट लीडर, ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट। उसके बाद अगला विपिन चंद्र पाल भी क्रॉस हो गए यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक भी निकल गए। कौन बचा? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ, ये भी मैं आपको क्लासेस में बता चुकी हूँ किसके पॉलिटिकल गुरु हैं ये, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनसे मिलने के लिए, गांधी से मिलने के लिए साउथ अफ्रीका भी गए थे, और इन्हीं के बोलने पर पूरा एक साल 1916 तक, मतलब 1916 में गांधी जी भारत की किसी भी पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करेंगे। ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। भारत की किसी भी पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करेंगे, किसके बोलने पर? गोपाल कृष्ण गोखले के बोलने पर, ठीक है। अब इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। लाला लाजपत राय के बारे में हमने पहली बार बात भी करी थी। पहला ही क्वेश्चन था आई थिंक कि साइमन कमीशन में इनकी डेथ हुई थी, तो मैं यहाँ एग्जैजरेट नहीं करूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे और ऐड करेंगे उसके साथ, ठीक है। चलिए, उसके बाद विपिन चंद्र पाल की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ, ध्यान रखेंगे, इन्हें फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इन्हें फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। गरम दल के लोग थे बेटा, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे इतिहास में। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्हीं को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। अब बेटा एक क्वेश्चन और, ठीक है, 100 लोगों को बोला गया मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। और किसने इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था? तो गांधी जी ने कहा था, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। जब हम बात करते हैं किसकी? बाल गंगाधर तिलक की, इनको ही फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे ने? फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। और एक्चुअली में अनरेस्ट इंडिया वाज अ बुक, और ये बुक किसकी थी? तो ये बुक किसकी थी? वैलेंटाइन चिरोल की थी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, किसकी थी? वैलेंटाइन चिरोल की। उसके अलावा अगर हम बात करें, इन्हीं बाल गंगाधर तिलक की 2 अखबारें हैं, उसमें से एक कौन सी आती है? केसरी, और एक कौन सी आती है? मराठा भी बोलते हैं, और मराठा, जो आपका दिल करे, मराठा जो भी आप बोले, ठीक है। केसरी किस भाषा में आती थी? मराठी में आती थी। और मराठा किस में आती थी? इंग्लिश में आती थी। और ये दोनों अखबारें कब की हैं? 1881 की है। ये भी हमें यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने 2 फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करे थे, वो कौन कौन से थे? तो आपको याद रखना है गणपति, ध्यान रखेंगे आप, और गणपति के बाद एक कौन सा आता है? शिवाजी। ये भी आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो इनके साथ भी क्वेश्चन बन गए। अब हम देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अगला कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। अब क्वेश्चन सीधा सीधा था कि अगर हम बात करते हैं किसकी? एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो सॉरी एक मिनट, अगर हम बात करते हैं किसकी? एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो इसी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कितना कंसंट्रेशन है, ध्यान देते हैं। तो इसका कितना कंसंट्रेशन है? ऑप्शन देखिए, 21, 78, 84 और 87, ठीक है। अब ऑप्शंस पे जाते हुए क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो बच्चा, जब हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, जब हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है एटमॉस्फेयर मतलब एयर से ही ये वर्ड टेली हो रहा है अपने पास। लिथोस्फेयर लैंड हो गया, एटमॉस्फेयर एयर हो गया आपके पास। जब आप बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलकर बना हुआ है? तो आपको याद रखना है कितनी गैसेस का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल है। पहली कौन सी आती है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 78%, ठीक है। कितनी आती है आपके पास? 78%। उसके अलावा आती है अपने पास कौन सी? ऑक्सीजन, अगर हम बात करें, और ऑक्सीजन कितनी परसेंट है बच्चा? 21%। और उसके अलावा हमारे पास क्या आती है बच्चे यहाँ पे?
CO2, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। CO2 की अगर हम बात करें, और CO2 के साथ आप जोड़ सकते हैं अदर गैसेस भी जोड़ सकते हैं। ये कितना बनाती हैं कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास यहाँ पर 1%, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, अगर हम बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट गैसेस का वहाँ पर रूल है, उसमें से एक है नाइट्रोजन, एक कौन सी आती है ऑक्सीजन, और एक आती है CO2। नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं बेटा, ठीक है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। सेकंड हम बात करें ऑक्सीजन, तो हमें पता ही है कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है हमारे लिए। और तीसरा नाम क्या लिखा हुआ है अपने पास, CO2। CO2 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, जो कि क्या करती है बच्चा, ये हीट ट्रैप करती है, हीट ट्रैपिंग गैस है, और इसी को हम ग्रीन हाउस गैस भी कह देते हैं, ठीक है। इसके साथ और क्या सीख सकते हैं हम यहाँ पर, वो देख लेते हैं। इसके साथ हम सीख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स भी हैं। बात करें तो सबसे पहली लेयर कौन सी आएगी आपके पास, सबसे पहली आती है ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर में जितने भी वेदर कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं बच्चा, हमें ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपो के बाद सेकेंड लेयर आती है जिसका नाम आता है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या नाम आता है बच्चे, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे कभी कभार हम क्या कह देते हैं, ओजोनोस्फेयर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ओजोनोस्फेयर भी यहाँ पर कह देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये लेयर सबसे ज्यादा सुटेबल होती है किसके लिए, फ्लाइंग कंडीशन के लिए, ठीक है। अगला इसके साथ जोड़ते हैं। अगली आती है कौन सी वाली, मीजोस्फेयर, जो कि मीटियोर वगैरह के लिए जानी जाती है, मीजोस्फेयर आती है। उसके बाद अगर आप बात करें तो उसके बाद कौन सी आती है यहाँ पे, आइनोस्फेयर आ जाएगी, आपको याद रखना है। और आइनो के बाद लास्ट कौन सी आ जाती है आपके पास, यहाँ पे लास्ट आ जाती है हमारे पास एक और लेयर जिसका नाम क्या आ जाता है, एक्सोस्फेयर। क्या नाम आ जाता है इसका, एक्सोस्फेयर। तो पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। अर्थ से सबसे पहली ट्रोपो, फिर स्ट्रैटो, फिर मीजो, फिर आइनो, और फिर कौन सी आती है, एक्सोस्फेयर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो हो गया आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है अपने पास। अगला है बच्चा, पेट्रोलियम इज ऑल्सो फेमस एज। अब इसे मस्टर्ड ऑयल कित कहते हैं, कोकोनट। बेटा देखो ऑप्शन से क्लियर हो जाना चाहिए, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। क्या बनेगा इसका आंसर, इसका आंसर बनेगा बच्चे क्रूड ऑयल। क्या बनेगा इसका आंसर, क्रूड ऑयल। जब भी हम पेट्रोलियम की बात करते हैं ये कौन सी रॉक में हमें देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है कौन सी रॉक में देखने को मिलता है बच्चे, सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया, किस रॉक में देखने को मिलता है पेट्रोलियम हमें, तो हम याद रखेंगे सेडिमेंट्री रॉक में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। और पहली रिफाइनरी कहाँ पे थी इंडिया में, तो इंडिया में कहाँ पे थी बच्चा, डिगबॉय असम में। और कब बनी थी, 1901 में, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। और फॉसिल फ्यूल ही है बच्चा ये वाला। और अगर आपको बताओ तो भारत सरकार इस बारी फॉसिल फ्यूल को खत्म करके किसकी तरफ बढ़ने की बात कर रही है, किसकी तरफ बढ़ने की बात कर रही है, ग्रीन की तरफ, ग्रीनरी की तरफ, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब की तरफ बढ़ने की बात कर रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज GST स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन क्या क्या है, गुड एंड शेयरिंग टैक्स, गुड एंड साइलेंट टैक्स, ग्रैंड सर्विस टैक्स, और GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या आंसर बनेगा बेटा हमारे पास इसका, GST हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। हम सबको पता है ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है, ध्यान देंगे आप, ये कौन सा आता है बच्चे, ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, जो कि डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे, GST बिल पहली बार कब आया था, तो आपको याद रखना है GST बिल सबसे पहले कब आया था, 2014 में आया था। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि GST बिल कब लाया गया था, तो आपको याद रखना है 2014 में। इसी बिल को अप्रूवल कब मिली थी, तो आप याद रखेंगे इसे अप्रूवल मिली थी 2016 में। इसे अप्रूवल कब मिली थी, 2016 में मिली थी, याद रखेंगे। और साथ ही साथ 1 जुलाई 2017 को इसे क्या कर दिया गया था, इंडिया में लॉन्च या इंडिया में एनफोर्स कर दिया गया था। ये आपको यहां पर याद रखना है। कौन सा अमेंडमेंट इससे डील करता है, तो हम याद रखेंगे 101 फर्स्ट अमेंडमेंट किससे डील करता है अपने पास, GST से। और कब की बात कर रहे हैं हम, ये 2016 की, ठीक है। आप मुझे बताएंगे क्या GST डायरेक्ट टैक्स है,
ठीक है, या फिर ये इनडायरेक्ट टैक्स है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आप मुझे सोच के बताएंगे किसके अंदर ये आता है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ इतना ही कर पाएंगे हम, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है विच गवर्नमेंट अथॉरिटी इशूज द करेंसी नोट इन इंडिया। अब ऑप्शन क्या क्या है बच्चे हमारे पास यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है अपने पास यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आरबीआई और नीति आयोग। ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चे एसबीआई का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, होम अफेयर्स का भी कोई रोल नहीं है, नीति आयोग क्यों छापेगी हमारे नोट को, तो क्या आंसर आएगा बच्चे हमारे पास, तो आपको याद रखना है आरबीआई हमारे पास आंसर निकल कर आता है। ठीक है, चलिए सीखते हैं इसके साथ भी। 1926 में पहला क्वेश्चन, 1926 में यंग हिल्टन या फिर हिल्टन यंग, जो भी आप कहें से, हिल्टन यंग कमीशन आया था और उस कमीशन ने पहली बार रिकमेंड करा था कि क्या होना चाहिए, तो उस कमीशन ने पहली बार रिकमेंड करा था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बैंक होना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1934 में क्या लाया गया था, आरबीआई एक्ट लाया गया था, ये आपको समझना है। और 1 अप्रैल 1935 को, ध्यान देंगे आप, आरबीआई को क्या कर दिया गया था बेटा, सेट अप कर दिया गया था। क्लियर हो गया सबके पास ये वाला भी। उसके अलावा 1937 में इसको शिफ्ट किया गया था, कहाँ से कहाँ, तो इसे शिफ्ट किया गया था कैलकाटा टू मुंबई। कहाँ शिफ्ट किया गया था बेटा, इसे कैलकाटा से मुंबई शिफ्ट किया गया था। क्लियर हो गया एक और क्वेश्चन। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई क्या कहता है बच्चे यहाँ पर, और क्या फैक्ट जुड़ सकता है, पहला सबसे फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन था, तो कौन था, ऑसबॉर्न स्मिथ था। कौन था बच्चा यहाँ पे, ऑसबॉर्न स्मिथ था, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन कौन हुआ आरबीआई गवर्नर, तो फर्स्ट इंडियन कौन हुए थे, सीडी देशमुख हुए थे। कौन हुए थे बच्चा, सीडी देशमुख, याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हमसे पूछता है ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, आपको याद रखना है, मनमोहन सिंह आएगा ना, मनमोहन सिंह, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया एक और क्वेश्चन आपके पास। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा करंट जोड़ें, तो अभी कौन है अपने पास, तो अभी कौन है, शक्तिकांत दास अपने पास कौन है अभी यहाँ पर, अभी अपने पास आरबीआई गवर्नर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से करंट अफेयर कैसे जोड़ सकते हैं। पहला, इन्हीं को 2023 में क्या मिल चुका है, इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा चुका है। निकल गया एक और क्वेश्चन आपके पास। उसके अलावा अगर हम बात करें, अभी पिछले से पिछले करंट अफेयर में इनको रेटिंग मिली है A+ की। ठीक है, इनको रेटिंग मिली है A+ की, इकोनॉमी को संभालने के कंसेप्ट पे इनको ये रेटिंग यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। आई होप आपका सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।